नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी व्याकरण, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने विकारी शब्द के अंदर हमने संज्ञा टॉपिक को शुरू किया था और कुछ बातें हमने पिछली क्लास में की थी दोस्तों। ये यहाँ पर हमने देखिएगा वर्ण विचार को डिस्कस कर लिया था, इसको अपने बाद में पढ़ने वाले थे। विकारी शब्द के अंदर सबसे पहले हम संज्ञा को देख रहे हैं, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने शब्द क्या होते हैं, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और व्यक्तिवाचक संज्ञा को पूरे अच्छे से डिस्कस हमने कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं संज्ञा के दूसरे भाग के विषय में, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो हेडिंग लगा लीजिएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, जिसके विषय में आज अपने चर्चा करने वाले हैं और यहाँ से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम जातिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं, तो पहले परिभाषा थोड़ी सी लिख लेंगे तो चीज़ें हमारी समझ में आ जाएगी। वैसे तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसकी सिंपल से सिंपल जो परिभाषा हो सकती है, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, कोई भी प्राणी हो सकता है, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध हो, पूरे वर्ग का बोध हो। तो हमने क्या कहा, ऐसी संज्ञा जिसे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध हो। देखिएगा, जब हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा तो हमने ये चर्चा की थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक के लिए होती है, सामान्यतः हम उसको एक चीज़ के लिए ही उपयोग में लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कोई प्राणी है, कोई वस्तु है, स्थान है और पूरी जाति या फिर पूरे वर्ग के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि हमने एक शब्द लिखा गाय, तो ये गाय अपने आप में वैसे जानवरों की पूरी एक जाति का बोध करवाता है। हम हर किसी को क्या कहेंगे, गाय ही कहेंगे। जैसे हम प्राणी हैं, प्राणियों में गाय भी है, मनुष्य भी उसी की तरह एक प्राणी है, जीवित प्राणी है, सजीव प्राणी है। तो मनुष्य, हम किसी भी व्यक्ति या स्त्री के लिए हम मनुष्य जाति शब्द का प्रयोग करते हैं, मानव जाति शब्द का प्रयोग करते हैं, बालक या बालिका शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध हो जाए, जैसे आम है, ये एक ऐसा शब्द है जो सबके लिए काम में लिया जा सकता है। अब यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है कि परीक्षा में आ जाएं तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो हमें यहाँ पर नोट करना है पहचान वाले शब्द, है ना, कि हम उसको पहचानेंगे कैसे, हम किस प्रकार से पहचानें कि चीज़ें हमारी सही हो जाएं, हमारा प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं पशु और पक्षी के जो नाम हैं, पशु पक्षियों के जो भी नाम होंगे वो इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आप इसमें ले सकते हैं पेड़ या फल के नाम, कोई भी पेड़ है, कोई भी फल है, वो सभी नाम इसके अंतर्गत आते हैं। या फिर हम ले सकते हैं दैनिक उपयोग की वस्तु, दैनिक उपयोग की हमारी कोई भी वस्तु है तो उसका उपयोग इसमें किया जाता है। एक हम ले सकते हैं प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा का नाम, कोई भी प्राकृतिक आपदा है तो वो इसी के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से हम बात करें शरीर के अंग यानी शारीरिक अंगों के नाम हो गए। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ सामाजिक संबंधों के नाम, सामाजिक संबंधों के नाम जो भी होंगे वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। पद या व्यवसाय का जो नाम है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं
और जिनसे हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे मैं बात करूं पशु पक्षी के नाम से, अगर हम बात करें, कोई भी कबूतर हो गया, कोई भी कबूतर हो गया, और या कोई चिड़िया हो गई, गाय हो गई, है ना। कोई भी अगर आपको कहीं भी पशु या पक्षी का नाम दिखाई दे तो आप उसको उठा करके जातिवाचक में डाल दीजिएगा। पेड़ की बात करें तो पेड़ देखिए पीपल का भी हो सकता है, और पेड़ जो है वो आम का भी हो सकता है। फल जो है वो पपीते का भी हो सकता है, और फल जो है वो केले का भी हो सकता है। तो पेड़ या फल का नाम। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, यानी सभी वस्तुएं आप इसमें ले सकते हैं। जैसे हमारे पास में आई पुस्तक हो गई, आप अपने कमरे के अंदर ही देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। दैनिक उपयोग की जो भी आप वस्तुएं काम में लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा दूध हो गया, ये भी इसी में आएगा। साबुन हो गई, है ना। जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे घड़ी हो गई, आप पेन से लिख रहे हैं तो आपकी कलम हो गई, तो ये वाली चीज़ें हो गई। फिर उनके प्राकृतिक आपदा के नाम, जैसे आंधी, तूफान, है ना, ये वाले हो गए। अब इनमें भी याद रखिएगा, तूफान जो किसी के पर्टिकुलर नाम दे दिया गया ना तो फिर वो व्यक्तिवाचक पे चला जाएगा। तूफान तो तूफान होता है, लेकिन एक कैटरीना भी तूफान होता है ना। तो वो फिर स्पेशली हो जाएगा क्योंकि वो एक स्पेशल सागर में आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। शारीरिक अंगों के नाम तो पता ही है आपको, नाक हो गया, कान हो गया, है ना। तो ये सभी हाथ हो गए, ये सभी शरीर के अंगों के नाम हैं। सामाजिक संबंधों की अगर हम बात करें, भाई हो गया, बहन हो गई, दोस्त हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो सामाजिक संबंध हैं, ये याद रखना है आपको। पद या व्यवसाय के नाम के अगर अंदर हम बात करें तो पद आप बनने जा रहे हैं, अध्यापक का पद हो सकता है, और किसी मंत्री का भी पद हो सकता है। तो ये सारे के सारे संपूर्ण जाति का जहाँ बोध करवाया जाता है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये पहचान से आप बड़े अच्छे से इन आंसर को सही कर लेंगे दोस्तों। अब इसके बाद में जो एक और चीज़ हमें याद रखनी है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस जातिवाचक संज्ञा के ही दो प्रकार माने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार माने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के ही हम दो प्रकार मानते हैं। एक तो हमारे पास में आता है समूहवाचक। अगर ऑप्शन में समूहवाचक नहीं हो, केवल जाति हो, तो अपनी जाति करेंगे, अन्यथा हम इसी के भेद जो हैं हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। इसमें आप जो परिभाषा लेंगे, बड़ी सिंपल सी इसकी परिभाषा है। यहाँ जो आपको बता रहा हूँ ना, अच्छे से इसको याद कीजिएगा, इन्हीं से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्योंकि परिभाषा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणियों या पदार्थों के समूह का बोध हो, पदार्थों के समूह का बोध हो। तो ऐसे कोई से भी शब्द, संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी या समूह, प्राणी या पदार्थों के किसी समूह का बोध हो, तो उसे हम कहेंगे दोस्तों। तो ये आप इसके दो प्रकार इसके मान सकते हैं, इसके दो भेद आप स्वीकार कर सकते हैं। तो इसके दो भेद हो सकते हैं, एक तो समूह जो हो सकता है वो प्राणियों का हो सकता है, एक समूह हो सकता है प्राणियों का, और दूसरा जो समूह हो सकता है वो हो सकता है पदार्थ का, यानी पदार्थों का समूह। दो प्रकार से आप इनको बांट करके पढ़ सकते हैं। प्राणियों के समूह यानी लोगों का समूह है, और इसमें आप ये याद रखिएगा जो सजीव है ना वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे कोई दल है, कोई टीम है,
ऐसे इंग्लिश का शब्द है, लेकिन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं समझने के लिए। सभा है, झुंड है ना, और परिवार है, समिति है। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी किसी न किसी जीवित प्राणियों का समूह है। पदार्थों के समूह की बात करें, जहाँ जो चीज़ें आएंगी वो कैसी है? सजीव नहीं है बल्कि निर्जीव है। आम के फलों का क्या लगा हो सकता है? ढेर। कपड़ों का क्या होता है? ढेर होता है, निर्जीव है। केले का क्या होता है? गुच्छा होता है। लेकिन केला उस समय तो निर्जीव है ना, जिस समय आप इसको खा रहे हैं। तो कोई गट्ठर हो सकता है, गट्ठर हो गया, बंडल हो गया, है ना। आदमियों का तो बंडल होता नहीं है, कागज़ का हो सकता है, पंपलेट का हो सकता है, किसी ऐसी चीज़ का हो सकता है जो सजीव तो नहीं होगी, कम से कम वो क्या होगी? निर्जीव होगी। तो जातिवाचक संज्ञा का एक भाग जो हमारे पास में आता है वो समूहवाचक है। तो दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञा जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता हो। और ये हमने इसकी पहचान देखी थी। और जातिवाचक संज्ञा के अपने दो प्रकार मान करके चलते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप इसमें जातिवाचक ही आपको टिक करना होता है। बाकी वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है। तो इसका जो दूसरा जो भाग आता है इसे हम कहते हैं द्रव्यवाची, द्रव्यवाची या पदार्थवाची, पदार्थवाची। यानी जहाँ किसकी बात हो? किसी द्रव्य की या किसी पदार्थ की बात हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, नापतोल के पदार्थ, यानी जिन पदार्थों का नापतोल किया जा सकता है, पदार्थ या वस्तु। इसमें कौन से आते हैं? नापतोल के पदार्थ और वस्तु हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? इसमें आपको दो प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। एक तो आपके पास में आए कोई धातु या कोई भी खनिज पदार्थ, और दूसरी जो है खाने पीने की, खाने पीने की वस्तु, वो सारी इसमें आ जाएगी दोस्तों। द्रव्य पदार्थ जीवित नहीं होता है, तो यहाँ पर जीवित मरण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। धातु में आप कोई सी भी ले सकते हो, जैसे हमने ली सोना, हमने लिया चांदी, है ना। इसमें से कुछ भी आप ले सकते हो। डीजल है, पेट्रोल है, ये सारे के सारे जो है खनिज पदार्थ हैं या फिर धातु पदार्थ है ना। सोना चांदी। खाने पीने की वस्तुएं जो भी आप खा पी सकते हो। आप क्या पीते हो? दूध है, चाय है ना, दही है, कोका कोला ले सकते हो, पानी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है ना। तो जिनको आप क्या कर सकते हो? गिन करके अलग नहीं कर सकते, आप इनको माप तोल करके अलग करते हैं दोस्तों। तो ऐसे जो पदार्थ होंगे वो द्रव्यवाची या पदार्थवाची संज्ञा में होंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से सुनिएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो हम फिर क्या करेंगे? तब हम फिर जातिवाचक संज्ञा का ऑप्शन ही सही करते हैं और हमें वही करना भी होगा। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं तीसरी संज्ञा के विषय में, जहाँ से आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो तीसरा जो हमारा प्रकार आता है वो आता है भाववाचक संज्ञा। तीसरी जो हमारी संज्ञा आ गई भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? किसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा? तो बड़े आसान सी इसकी परिभाषा होगी। पदार्थों में, जो अभी हमने देखा, पदार्थों में या प्राणियों में, पदार्थों में या फिर प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था, धर्म, व्यापार आदि का बोध करवाने वाली संज्ञा,
बोध करवाने वाली जो संज्ञा है वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी जिस शब्द से हमें किसी प्राणी में, किसी प्राणी के गुण का, उसके दोष का, उसके भाव का, उसकी अवस्था का, धर्म का, व्यापार का आदि का बोध होता हो, तो ऐसी संज्ञा को हम क्या कहेंगे? ऐसी संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं सुख। परीक्षा में यहाँ ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं और आपको इसने उलझा भी दिया होगा। जब ये शब्द, वापस दोहरा रहा हूँ, शब्द अभी शब्द है, इसका पूरा अर्थ जो है वो वाक्य में प्रयोग होने पर होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। एक शब्द जो है वो एक भाव होता है और एक वाक्य होता है वो एक विचार होता है। दोस्तों तो पूरा अर्थ तो तभी निकलेगा जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं। अभी कमल जो शब्द है ना, कमल से हम नहीं बता सकते कि वो क्या है। वो जातिवाचक भी हो सकता है, व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसका यूज करेंगे, हमने कहा कमल आ रहा है, इट मीन्स वो किसी व्यक्ति का नाम है। हमने कहा कमल खिल गए, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति तो खिलता नहीं है, फूल की बात कर रहे हैं, और फूल किस में आता है? जातिवाचक में आता है। तो इस चीज़ को विशेषतः ध्यान रखिएगा। सुख आ गया है ना, सुख बैठ गया, इसका मतलब सुख किसी व्यक्ति का नाम है, कोई किसी में आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका वाक्य क्या कह रहा है। दोस्तों सारी चीज़ें केवल रटाफिकेशन से नहीं चलती हैं, आपको अपनी बुद्धि लब्धि का उपयोग करना पड़ेगा, वाक्य का उपयोग करना पड़ेगा, वाक्य में चीज़ों को समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहता है और क्या पूछना चाहता है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। जब तक आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, आंसर निकलने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ याद करके आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे जब ऑप्शन आपके पास में आए, क्योंकि देखिए पेपर वाला आपको कभी भी पास नहीं करवाना चाहता, उसकी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पीछे रहते हैं, इसलिए वो इसी तरह के ऑप्शन भी बनाता है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा हमेशा। सुख हो गया, बचपन हो गया, सुंदरता हो गई, इसी प्रकार से मनुष्यत्व हो गया, है ना। ता या त्व लगा करके हम किसी भी शब्द को भाववाचक बना सकते हैं। गौरव हो गया, नौकरी हो गई, बुढ़ापा हो गया, और देखिए वीरत्व हो गया, खटास हो गया, मिठास हो गया, हंसी हो गई, खेल हो गया, चढ़ाई हो गई। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम भाववाचक संज्ञा में मानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो आपको स्पेशल विशेषता जो आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि ये जो शब्द होंगे ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनको आप फिजिकली महसूस नहीं कर सकते हैं, आप टच नहीं कर सकते हैं, ये कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे, इनका परिणाम आपको दिखाई देगा। आम खाते हैं तो मिठास कहीं आपको दिखाई नहीं देगी, बल्कि उसकी मिठास आपको क्या होगी? महसूस होगी दोस्तों, है ना। सुंदरता दिखाई नहीं देती, सुंदरता को महसूस किया जाता है। तो ये अपना अपना एक व्यक्तिगत गुण है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव मैटर होता है दोस्तों। दूसरा कि इनका लिए जो विशेषण काम में आते हैं वो थोड़े और बहुत के रूप में ही होता है, कभी इनकी मापतोल नहीं होती है, इनका मापतोल नहीं किया जाता है। ये हमेशा अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? अनिश्चित परिमाणवाचक होंगे। जैसे थोड़ा मनुष्यत्व, है ना, थोड़ा सा गौरव, बहुत गौरव, है ना। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जा सकता है। लेकिन हम ये कहीं इसमें देखिएगा मन के भाव भी आप लिख लीजिएगा। जैसे हम बात करें क्रोध है, प्रेम है, हम ऐसा नहीं कहेंगे ना मुझे थोड़ा क्रोध आ रहा है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, हम ऐसा कहेंगे, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे मुझे 1 क्रोध आ गया, 2 किलो क्रोध आ गया, 4 किलो क्रोध आ गया, और छोड़ोगे तो मुझे क्विंटलों क्रोध आ जाएगा। हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं। तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। निश्चित परिमाणवाचक शब्द इनके साथ में नहीं आते हैं, इनके साथ में अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा क्रोध, बहुत क्रोध, थोड़ा प्रेम, बहुत प्रेम, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, तो मैं तुमसे 2.5 किलो प्रेम करता हूँ, 1 क्विंटल प्रेम करता हूँ, हम ऐसा नहीं कहते। बहुत, कितना, बहुत, कितना और बहुत प्रेम, है ना। अब इस बहुत सारे का कोई पैमाना नहीं होता, तो कभी थोड़ा अतिशयोक्ति में चला जाता है, इस आसमान जितना, है ना। तो ये अतिशयोक्ति ही हो सकती है यहाँ पर, लेकिन गिन करके या माप तोल करके इसको बताया नहीं जा सकता है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। 3 संज्ञाएं हैं हमारे पास में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर हमें इन्हें अलग अलग करना हो,
अगर हमें इन्हें अलग अलग करना हो, जैसे मैंने कहा व्यक्तिवाचक, तो ये एक के लिए ही होता है, इंडिविजुअल है। एक नाम जो है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम में नहीं ले सकते। जाति वाला जो शब्द है वो किसी समूह या फिर जाति का बोध करवाने वाला होता है। एक शब्द हम सभी के लिए काम में ले सकते हैं। और भाव जो है वो तो महसूस किया जाता है, वो फिजिकल नहीं होता है दोस्तों, वो फिजिकल नहीं होता है। ये गुण दोष ये तो एक प्रकार का विचार है। ये इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा, दिखाई नहीं देता, आप इसको देख नहीं सकते। तो वैसे भी ये आपका अलग हो जाएगा और ये आपका एक व्यक्ति का नाम है, यानी ऐसा नाम जो किसी दूसरे के लिए आप काम में नहीं ले सकते। हर किसी को आप राम नहीं कह सकते, लेकिन हर किसी को आप आदमी कह सकते हैं। यानी ऐसा नाम जो सबके लिए काम में लिया जा सकता है वो जातिवाचक होता है। और भाव जो हमारे अंदर महसूस किए जाते हैं, जिनको हम माप तोल करके नहीं देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 संज्ञाएं थी, जिसमें से जातिवाचक के जो अपने भेद कर सकते हैं, जातिवाचक के 2 भेद हमने किए थे, प्राणियों का समूह और पदार्थ का समूह। और ये तभी जब आपसे प्रश्न में पूछा जाए तब हमें इसको टिक करना है। कई बार ऑप्शन में समूहवाचक नहीं आता तो फिर हमें जातिवाचक करना है। दोनों हो तो इसका मतलब वो समूहवाचक को पूछना चाहता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब इसका एक और पार्ट रह जाता है, संज्ञा के कुछ विशेष नियम कहें या फिर जो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण है। तो इसी एक क्लास में उसको पूरा कर पाना संभव नहीं है, उसकी सारी बातें अपने अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों PDF और अदर कंटेंट के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर में राकेश सरतुल्य RS के नाम से मिल जाएगी, या फिर आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। और आपका दिन शुभ हो, मुझे उम्मीद है इसी तरह से आप हमारे साथ में बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।